आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा में आज एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हज कमेटी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। ओवैसी ने सदन में जोर देकर कहा कि हज कमेटी में गंभीर भ्रष्टाचार चल रहा है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि हज यात्रियों के अधिकारों और उनके पैसे की सुरक्षा के लिए यह जांच जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हज कमेटी के सीईओ की बहाली का एडवर्टाइजमेंट 3 नवंबर 2023 को दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद किसी भी अस्थायी सीईओ की बहाली न किए जाने की वजह से अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये अधिकारी हज पर जाने वाले लोगों के लिए खराब व्यवस्था कर देते हैं। एमआईएम प्रमुख ने कहा कि अस्थायी सीईओ नहीं होने की वजह से हज कमेटी के अधिकारी हज यात्रियों से पैसे लेते हैं, जिसका प्रावधान नहीं है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता है जब तक वे रिश्वत के तौर पर प्रति हाजी 1-1 लाख रुपए नहीं दे देते। ओवैसी ने लोकसभा में कहा, मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की जाए ताकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को भ्रष्टाचार से बचाया जा सके। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने आज तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात में खतरनाक गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। पूर्व आईटी और उद्योग मंत्री ने कांग्रेस सरकार से आईटी और आईटीईएस क्षेत्र को प्राथमिकता देने और नीति की निरंतरता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। एक्स पर अपनी पोस्ट में रामाराव ने उल्लेख किया कि पिछले 6 से 7 वर्षों में आईटी नौकरियां के सृजन और आईटी निर्यात में वृद्धि के मामले में राज्य ने शानदार प्रदर्शन किया। तेलंगाना के आईटी निर्यात में चिंताजनक गिरावट गंभीर चिंता का विषय है। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि तेलंगाना में सृजित नई आईटी नौकरियां 2022-23 की तुलना में 1/3 तक गिर गई है। आईएमडी हैदराबाद ने आज और कल भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने तेलंगाना के विभिन्न जिलों के लिए अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। हैदराबाद के मामले में विभाग ने न केवल येलो अलर्ट जारी किया है बल्कि तेज़ हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बारिश की भी भविष्यवाणी की है। हालांकि येलो अलर्ट कल तक वैध है, लेकिन शहर में 10 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। नवीनतम राज्य बजट में लगभग 300% की वृद्धि के साथ हज समिति अगले हज सीजन के लिए तैयार हो गई है। हाजियों के लिए बेहतर आवास प्रदान करने और सर्वोत्तम विकल्प तलाशने के उद्देश्य से अध्यक्ष सहित अधिकारी सऊदी अरब का दौरा करने के इच्छुक हैं। 2023-24 के पिछले बजट की तुलना में नवीनतम बजट में 2 से 6 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, खासकर हाजियों को उनकी तीर्थ यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं के मद्देनजर। पहले की पहल के समान जहां एक समिति तीर्थ यात्रा के लिए पहले से आवास सुरक्षित करने के लिए सऊदी अरब का दौरा करती थी, इस बार भी हज समिति एक पैनल के साथ आने का लक्ष्य बना रही है जो विदेशी दौरा करेगा। लगभग 300% की वृद्धि के साथ समिति ने लगभग 1 सप्ताह पहले मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के साथ भी इस मसले पर चर्चा की थी। समिति ने सीएम से आग्रह किया कि वे तेलंगाना के हाजियों के लिए आवास की व्यवस्था के बारे में केंद्र सरकार और केंद्रीय हज समिति को लिखें। मुंबई कॉलेज में हिजाब प्रतिबंध बरकरार रखने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। मुंबई के प्राइवेट कॉलेज में स्टूडेंट द्वारा परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आज जब याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने इस मामले के लिए पहले ही एक पीठ नियुक्त कर दी है और इसे आने वाले दिनों में जल्द ही सूचीबद्ध किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तत्काल सुनवाई का हवाला देते हुए कहा कि यूनिट टेस्ट जल्द ही होंगे। 26 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के अधिकारियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड को चुनौती देने वाली 9 स्टूडेंट द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें स्टूडेंट को परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने से प्रतिबंधित किया गया। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर राज्यपाल थावरचंद गहलोत सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दे तो इसके क्या राजनीतिक परिणाम होंगे। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को भेजे कारण बताओ नोटिस में साफ पूछा है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त क्यों न दी जाए।
अगर मुकदमा चलाने की इजाज़त दी जाती है तो क्या सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह ही अपने पद पर बने रहेंगे? अब सवाल ये भी है कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो जांच कौन सी एजेंसी करेगी, राज्य सरकार की एजेंसियां या फिर सीबीआई? ऐसे और भी कई सवाल हैं। दरअसल मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1922 में कुछ जमीन रिहायशी इलाकों में विकसित करने के लिए किसानों से ली। उसे डेनोटिफाई कर कृषि भूमि से अलग किया गया, लेकिन 1998 में अधिग्रहित भूमि का एक हिस्सा MUDA ने किसानों को डेनोटिफाई कर वापस कर लिया, यानी एक बार फिर से ये जमीन कृषि की जमीन बन गई। 1998 में सिद्धारमैया डिप्टी CM थे और सरकार JH पटेल की थी। 2024 में डेनोटिफाई जमीन के एक टुकड़े को सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के भाई ने खरीदा। ये जमीन 3 एकड़ 14 गुटा थी। 2004-05 में कर्नाटक में कांग्रेस JDS की साझा सरकार थी और उस वक्त सिद्धारमैया उप मुख्यमंत्री थे। मैसूर चलो पदयात्रा के दौरान राज्य BJP MLC CT रवि ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। CM के नेतृत्व में भ्रष्टाचार हो रहा है। यह एक ATM की तरह है। कर्नाटक कांग्रेस का ATM है। भ्रष्टाचार से डूबे है। हर पोजीशन को रेट फिक्स किया है। रेट दिए तो आपको जगह मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। केरल सरकार ने आज कहा कि 30 जुलाई को वायनाड जिले में हुए भीषण भूस्खलन के बाद लापता हुए लोगों की पूरी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। राजस्व मंत्री के राजन ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार लापता लोगों की एक सटीक सूची तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी प्रभावित लोगों का व्यापक पुनर्वास है। चुरमल्ला और मुडक्कई के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा, वायनाड में पुनर्वास पहल पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल होगी। राजस्व मंत्री ने यह भी कहा कि आपदा के कारण हुए विनाश और नुकसान का जायजा लेने के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।